एक नया सेलर जब भी ई कॉमर्स में आना चाहता है या ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके सामने ये खड़ा होता है कि मैं क्या बेचूं। लेकिन मैं बताऊं, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। इससे बड़ा सवाल है कि क्या ना बेचूं। आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक नए सेलर हैं या ऑब्वियसली आपको टाइम भी हो गया है और अच्छे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट प्लेस पे क्या बेचना सबसे सही है, सबसे आसान है, सबसे प्रॉफिटेबल है और इनिशियली आपको किस प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को शुरू करूंगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से रिलेटेड। मेरे टीम्स के नंबर दिख रहे होंगे, फटाफट आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो अगर आप एक नए सेलर हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ये एक लो टिकट आइटम होना चाहिए। अब लो टिकट आइटम का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस पे 150 के 200 के बिक रहे हैं उसमें तो कभी भी मत जाना। अब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हो जिसकी कॉस्टिंग आपको पर यूनिट सिर्फ 100 रुपए या इससे कम पड़ी है। 100 रुपए वाले आइटम में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की ही लगे, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग का जो गेम है वो सबके लिए नहीं है। इस वजह से आपको शुरुआत एक लो टिकट आइटम से करना चाहिए। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ कि 150 रुपए से नीचे का आइटम जो आपको मैन्युफैक्चरर से मिल जाए, हमेशा मिडिल मैन से कभी नहीं लेना, मैन्युफैक्चरर से लेना है, उनसे मिल जाए, क्वालिटी उसकी बढ़िया है तो आप उसको ले लो। अब उसको आप प्राइस अपने हिसाब से करो, मतलब 150 का है तो उसको 200 का लिस्ट मत कर देना, उसको कम से कम 349 399 तक लिस्ट आपको करना है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम सेलर्स को तो ये पता भी नहीं है, वो है लेसर वेट। कम वेट वाला प्रोडक्ट आपको मार्केट प्लेस पे बेचना है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे ना मार्केट प्लेस पे, तो उसका जो शिपिंग चार्जेस है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कई बार होता है। वो क्यों होता है? अगर आपके प्रोडक्ट का वेट जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उस पर शिपिंग चार्ज लगेगा, प्लस रिवर्स शिपिंग, अगर वो रिटर्न हुआ तो वापस आने में भी शिपिंग लगेगी। तो कोशिश करिए कि ऐसा प्रोडक्ट लाएं जिसका वेट 500 ग्राम से नीचे हो। अब वेट कैलकुलेट दो टाइप से होता है, एक है डेड वेट, मतलब कि वो तोल के 500 ग्राम से नीचे होना चाहिए, और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, मतलब इस प्रोडक्ट को जब आप पैक करोगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेंटीमीटर में, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 5000 करोगे, तो वो भी 0.5 से नीचे आना चाहिए। अगर वो 0.5 से ऊपर आ जाएगा तो वो 500 ग्राम से ऊपर चला जाएगा। तीसरी चेकलिस्ट, अवॉइड लो क्वालिटी आइटम्स। मैं बहुत सारे सेलर्स को देखता हूँ, वो ऑलरेडी कोई मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, सर मैं इसको सस्ते में ले आऊँगा और बेच दूंगा। सस्ते का गेम नहीं है। आप ये समझिए कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप सस्ते के चक्कर में यहाँ पर आए और 100 में से आपके, वैसे ही जनरली मार्केट प्लेस पे 10 से 15 प्रोडक्ट तो रिटर्न आते ही हैं, 100 में से आपके 30 से 35 आ जाएंगे। जहाँ आप प्रॉफिट बनाओगे 10,000 का, वहाँ लॉस बना जाओगे 25,000 का, अल्टीमेटली 15,000 के लॉस में फिर बंद कर दोगे। और ऐसा कर रहे हैं लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स, न्यू सेलर ऐसा गलतियाँ करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। लो क्वालिटी के आइटम्स में नहीं जाना है। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोक्योर करो, लेकर आओ, बेचने की सोचो, उसको पहले एक बार खुद चेक करो, देखो कि ये क्या रेट में मैं बेच रहा हूँ, इस रेट में क्या ये सही है, क्या इसकी क्वालिटी सही है। क्वालिटी सही नहीं होगी तो रेटिंग रिव्यू डाउन आएगा, पहले ही अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर लॉस होगा, वो अलग। चौथा चेकलिस्ट ये है नॉट फ्रेजाइल। वो प्रोडक्ट फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए, मतलब टूट फूट वाला नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, जब भी आपका प्रोडक्ट जाता है ना, आपसे लेके, आपसे तो पिकअप करेगा उसको मार्केट प्लेस, फिर कस्टमर के पास जाएगा, तो इस दौरान में आपका प्रोडक्ट ना, उसको कहीं इधर भी फेंका जाएगा, कभी बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ भी रखा जाएगा, कभी दबाया भी जाएगा, कभी, मतलब बहुत सारी मूवमेंट्स आती है, आपने बहुत सारी वीडियोज ऐसी देखी होंगी। आपका प्रोडक्ट फ्रेजाइल, टूटने वाला नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट टूटा फूटा कस्टमर के पास पहुंचा, उसे लगा कस्टमर आपने ही ऐसा भेजा, रेटिंग रिव्यू भी खराब मिलेगी, प्रोडक्ट भी वापस नहीं आएगा, सब लॉस ही लॉस। तो ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि मूर्ति हो गई, शो पीस हो गया, ग्लास मटेरियल हो गया, गैजेट्स हो गए, स्मॉल पिक्चर फ्रेम्स हो गया, टॉयज हो गई जो बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, तो इन आइटम्स में घुसने की कोशिश मत करिए। चेकलिस्ट नंबर 5 वो है नो एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट। क्यों? जिस प्रोडक्ट की एमआरपी सेट हो चुकी है उसको आप उसमें रेट बढ़ा नहीं सकते। देखिए, अगर मान के चलिए आप ये ब्लेजर बेच रहे हो, ये ब्लेजर मान के चलिए आपको 100 रुपये का मिला, अब जो 1000 की क्वांटिटी लेगा उसको ये 90 का मिल जाएगा, तो वो तो आपसे सस्ता बेच जाएगा। तो इस प्रोडक्ट की कोई भी एमआरपी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं है तो आप इजीली इस प्रोडक्ट को 200, 300, 500, 1000, 5000, 10,000 तक का भी बेच सकते हो। डिपेंड्स कि आपके ब्रांड वैल्यू इसमें क्या है, आप ब्रांड इसमें कितना अच्छा बनाते हो। ऐसे प्रोडक्ट को हमेशा सेलेक्ट करिए जिसमें एमआरपी
नहीं हो। जैसे कि ब्रांडेड आइटम्स, बहुत सारे लोग ब्रांडेड आइटम में घुस जाते हैं। भाई उनकी एक स्पेसिफिक एमआरपी होती है, आप उससे ज़्यादा बेच ही नहीं पाओगे, और जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे कॉम्पीट करना पड़ जाएगा, वो अलग। दूसरा, फूड आइटम्स, एक एमआरपी होती है, मत बेचिए ऐसे प्रोडक्ट। नेक्स्ट, चेकलिस्ट नंबर 6, वो है नो एक्सपायरी। प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी एक्सपायरी होती है। ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपके फूड प्रोडक्ट्स हो गए या और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सो अगर उसकी एक्सपायरी होगी तो आपके पास एक प्रेशर होगा कि यार मुझे इस डेट से पहले इसको बेचना है। अब अगर कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जा रहा है तो उस टाइम भी उसकी 6 महीने की एक्सपायरी होनी चाहिए, तब कस्टमर उसको रिटर्न नहीं करेगा। सो आप सोचिए कि एक्सपायरी होने के 6 महीने पहले तक आपको उसको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका डेड स्टॉक हो जाएगा और आपको लॉसेस हो सकते। चेकलिस्ट नंबर 7, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं पॉइंट नंबर 8 बता देता हूं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। लो जीएसटी स्लैब वाले आइटम आप बेचिए, प्लस लो कमीशन वाले। अब आपको कमीशन का पता चलेगा कैसे? तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी जहां पर मैंने अमेजोन का, फ्लिपकार्ट के कमीशन की बात करी है। तो आप देखिए कि किस कैटेगरी में कमीशन कम है और किस प्राइस स्लैब में वहां पर कमीशन कम है, उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी लोएस्ट कमीशन वाले प्रोडक्ट्स, तो उनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा लो जीएसटी स्लैब, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल एंड इमिटेशन ज्वेलरी ये सब बेचोगे तो इस पे 18% तक का जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वहीं फुटवेयर में तो अलग अलग रेंज, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से 5 से 12% ही जीएसटी देना पड़ेगा। क्लोथिंग में 5 से 18% तक है, कहीं में 18 भी है, कहीं में 5 भी है। बेबी प्रोडक्ट कहीं पर 5 भी है, कहीं पे 18 भी है। तो जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी या जो भी प्रोडक्ट मटेरियल आप बेच रहे हो उसमें जीएसटी स्लैब जरूर देख लेना। तो चलिए 7th पॉइंट जो हमने छोड़ा था उसको अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी वीडियोस मेरी आपको पसंद आती है तो मैं चाहूँगा एक थम्स अप दे दो, लाइक कर दो वीडियो को। भूल जाते हैं बहुत सारे सेलर देखते देखते। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो। सो पॉइंट नंबर 7 है, जो कि चेकलिस्ट नंबर 7 होगा और सबसे बड़ा चेकलिस्ट होगा, वो है ईजी टू प्राइवेट लेबल। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कैटेगरी चूज करना जिसको प्राइवेट लेवल करना बहुत आसान होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मान के चलिए आप ये फोन केस बेचना की सोच रहे हो, ऑलरेडी करोड़ों सेलर इसको बेच रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? या खरीदेगा भी, एक दो तुक्का में किसी ने खरीद लिया कम प्राइस होने की वजह से। लेकिन इसमें आप बड़ा ब्रांड कैसे बनाओगे? इसमें आप सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेके आ पाओगे? तो आपको ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज चूज करने हैं जिनमें आप इजीली ब्रांड बना पाओ, जैसे कि किचन वेयर आइटम, क्लोथिंग्स, बैग्स एंड लगेज एसेसरीज, होम डेकोर आइटम्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप इजीली अपना ब्रांड का ठप्पा या अपना ब्रांडिंग इस पे करवा सकते हो। लेकिन कई प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एलईडी बल्ब बेचने की सोच रहा हूं, अब मैं ब्रांड से एलईडी बल्ब लेके आऊंगा, क्या मैं उस पर अपनी ब्रांडिंग कर सकता हूं? उसमें जितनी भी हो सकता है वैसी मशीन हमारे पास ना हो। या कोई फूड आइटम का पैकेट आप लेके आते हो, उस पर अपनी ब्रांडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर सकते हो, हर चीज पे करी जा सकती है, बट इनिशियली आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है एज ए न्यू सेलर। बट अगर मैं चप्पल बेचने की सोचूं ना, तो मैं इस पर अपनी ब्रांडिंग बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं कहीं से चप्पल लेके आऊँ, उसको ब्लैंक बनवाऊँ, उस पर एक 2 रुपये का स्टिकर लगा दूँ, हो गई मेरी ब्रांडिंग। इससे मुझे अमेजोन पर अप्रूवल भी मिल जाएगा। कई बार अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जीटीआई एग्जम्पशन वगैरह, बाकी मार्केट प्लेस पे नहीं होती है। और इससे मेरा जो है ब्रांडिंग भी हो जाएगी। प्लस आप प्रोडक्ट को ही ब्रांड मत करिए, उसके कवर को भी ब्रांड करिए, उसके पैकेजिंग को भी ब्रांड करिए। तो जो ये कैटेगरीज मैंने बताई ना, इन कैटेगरीज में आप इनिशियली जा सकते हो, स्पेशली लाइफस्टाइल कैटेगरीज। नॉन लाइफस्टाइल में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। सो इस तरीके से एक न्यू सेलर अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर चूज कर सकता है। आपका मार्केट प्लेस पे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? फटाफट कमेंट में बताना। क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट प्लेस पर? अगर एक न्यू सेलर हो वो भी मुझे बताना। मेरे पास कोई राय होगी तो मैं उस रिप्लाई में ज़रूर दे दूंगा। चलिए, मेरे टीम्स के नंबर आपके सामने हैं। कभी भी मार्केट प्लेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। एज अ न्यू सेलर मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्सेस ऑलरेडी ऋषि ई कॉमर्स मोबाइल ऐप पर डाल दिए हैं, जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।